हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सरकारी एग्जाम फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, अगर आप लोग भी एसएससी जीडी का पेपर देने जा रहे हैं तो उससे पहले ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि आपके एसएससी जीडी परीक्षा में पूछे जाने की अधिकतर संभावनाएं हैं। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। साथ ही साथ आपने इससे पहले वाले 2 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन उन वीडियोज़ में भी कराए गए हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है। तो जो देखिए, भारतीय जो मरुस्थल है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है थार। थार रेगिस्तान आपने सुना होगा कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या है, मतलब भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पर है, थार रेगिस्तान है। और कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। ठीक है। अब विश्व में सबसे ज्यादा गर्म मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, तो सहारा मरुस्थल स्थित है। और सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है ये मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, वो किस राज्य में स्थित है, तो असम राज्य में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब ये किसके लिए फेमस है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। तो एक सींग वाला जो गेंडा है उसके लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। तो देखिए, जो पृथ्वी होती है, अपनी पृथ्वी है ना, वो अपने अक्ष पर यानी कि अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी कि इस तरीके से घूमती है। इधर अपनी वेस्ट है, इधर अपनी ईस्ट है, तो इधर के साइड अपने ऐसे इस तरीके से घूमेगी। ठीक है, तो ये अपनी पृथ्वी की दिशा है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है उज्जैन किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो उज्जैन किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है, जो कि कहां पर स्थित है, एमपी में स्थित है उज्जैन। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो अहमदाबाद किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, साबरमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है अहमदाबाद। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बनारस किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो बनारस आप लोग क्या लगाएंगे आंसर, गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है ना बिजली की यानी कि विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक, यानी कि उसमें सबसे बढ़िया विद्युत कैपेसिटी ले सकते हैं। तो सबसे ज्यादा विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक कौन सी धातु होती है, तो चांदी होती है। लेकिन अगर आप लोगों ने घर में देखा होगा तो आपके घरों में किसके वायर आते हैं, मतलब लाइट में जो आपके में घर में वायर होते हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसमें किया जाता है तांबे का प्रयोग। क्योंकि देखिए, चांदी का वायर तो उसको लेकर के आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर देखिए, चांदी का क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन अगर उससे थोड़े कम की बात की जाए तो उससे थोड़े कम है तांबा। ठीक है, इस वजह से तांबे के वायर यूज़ किए जाते हैं अपने घरों की लाइट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो गोबर जो गैस होती है उसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है फ्रेंड्स, उसमें पाया जाता है मीथेन। आप लोग आंसर लगाएंगे इसका क्या, मीथेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, यह किसके द्वारा कहा गया था, लोकमान्य तिलक के द्वारा कहा गया था। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी आंसर लगा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। तो देखिए, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है, तो उनका चुनाव किया जाता है 6 वर्ष के लिए। ठीक है, 6 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो जो हिंदी भाषा है इसकी लिपि कौन सी है, इसकी लिपि है देवनागरी। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा है किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी भाषा अपनी राष्ट्रीय भाषा है किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद नंबर 343 के अंतर्गत आ जाती है हिंदी भाषा हमारी क्या, राष्ट्रीय भाषा। ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है। तो हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या है, आकाशगंगा का नाम क्या है, दुग्ध मेखला, या फिर इसको कह सकते हैं मिल्की वे। तो आप लोगों ने ज्यादातर क्या देखा होगा, मिल्की वे देखा होगा, लेकिन अगर हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में कहा जाता है इसके दुग्ध मेखला। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे। ठीक है, तो दोनों आप लोग लगा सकते हैं, दोनों याद कर लीजिए, आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखते हैं। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो देखिए जो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था वो कौन सा था, उद्दंड मार्दंड। जो अपना हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था क्या था, उद्दंड मार्दंड। ठीक है, तो आप जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, उद्दंड मार्दंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला समाचार पत्र कौन सा था तो द बंगाल गजट पहला समाचार पत्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी। तो देखिए जो तुलसीदास की रामचरितमानस है वो हिंदी कौन सी बोली में लिखी गई थी, तो वो लिखी गई थी अवधी में। ठीक है, अवधी जो अवध भाषा होती है, अवध के जो लोग होते हैं अवधी, उसी भाषा में लिखी गई थी तुलसीदास जी रामचरितमानस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं। तो हरियाणा के राज्य कवि कौन है, तो उदय भानुहंस जो है ना हरियाणा के राज्य कवि। आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा के राज्य कवि उदय भानुहंस। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसका हरियाणा मतलब हरियाणा का एग्जाम दे रहा है तो उसके में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी और कहां पर हुई थी। तो देखिए जो आधुनिक ओलंपिक खेल हैं उनकी शुरुआत हुई थी 1896 में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी तो हुई थी 1894 में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहां पर हुई थी, कब हुई थी, तो 1896 में हुई थी। एथेंस जो एक शहर है यूनान का, एथेंस एक शहर है यूनान का, वहां पर हुई थी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका एथेंस यूनान। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। तो भारत ने किस खेल के अंतर्गत ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है, तो 8 बार स्वर्ण पदक जीता है हॉकी में। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या लगाएंगे, हॉकी इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे। 8 बार स्वर्ण पदक जीता गया है भारत के द्वारा। ठीक है, हॉकी में जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था। तो देखिए भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता और कहां पर जीता था, तो 1980 में जो ओलंपिक हुए थे मॉस्को में ओलंपिक हुए थे, तभी भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1980 मॉस्को इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है। तो ओलंपिक जो खेल होते हैं उनका आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है, तो 4 वर्षों के बाद होता है ओलंपिक खेलों का आयोजन। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4 वर्ष। जैसे कि अभी आपके 2016 के ओलंपिक हुए थे, 2020 के ओलंपिक हुए थे, अब 2024 में ओलंपिक होंगे और 2028 में ओलंपिक होंगे। ठीक है, अब देखो 2016 के ओलंपिक कहाँ पे खेले गए थे, तो 2016 के जो ओलंपिक थे वो खेले गए थे अपने रियो डी जेनेरो, और 2020 के ओलंपिक खेले गए थे अपने टोक्यो जापान में। ठीक है, अब 2024 के आपसे पूछ सकता है और 2028 के आपसे पूछ सकता है। तो 2024 के ओलंपिक कहां पे खेले जाएंगे, तो पेरिस में खेले जाएंगे, जो कि फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि 2028 के ओलंपिक कहां पे खेले जाएंगे, तो 2028 के ओलंपिक खेले जाएंगे कहां पर, लॉस एंजल्स। ठीक है, लॉस एंजल्स में खेले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर स्थित है, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहां पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, लुसाने स्विट्जरलैंड इसका एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहां पर हुए थे। तो देखिए मैंने अभी आपको 2016 तक के बताए थे, 2016 के बताए थे, 2020 के बताए थे, 2024 के बताए थे और 2028 के बताए थे। तो 2012 में ओलंपिक कहां पे हुए थे, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2012 में जो ओलंपिक हुए थे वो कहां पे हुए थे, लंदन में हुए थे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, लंदन इसका एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ओलंपिक ध्वज में कितने गोल होते हैं। तो जो ओलंपिक ध्वज है उसके अंदर कितने गोले होते हैं, कितने छल्ले होते हैं, इस तरीके से आपने देखा होगा। तो वो कितने छल्ले होते हैं, तो वो 5 प्रकार के छल्ले होते हैं, 5 प्रकार के छल्ले होते हैं, 5 रंगों के छल्ले होते हैं। जैसे कि उसमें एक नीला कलर होता है, उसमें एक पीला कलर होता है, उसमें काला रंग होता है, हरा रंग होता है और लाल रंग होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ओलंपिक में जो छल्ले होते हैं उनका कलर कितने होते हैं, 5 कलर होते हैं। अब कौन कौन से कलर होते हैं, तो आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। उनमें से एक ऐसा कलर होगा जो मतलब होगा नहीं, यानी कि नीला हो सकता है और पीला भी होता है, काला भी होता है, हरा भी होता है, लाल भी होता है। अगर इसके अलावा कोई भी
इनके अलावा ये ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इनके अलावा कोई भी कलर आपसे अगर दिया जाता है तो आप लोग क्या लगाएंगे, वही कलर इसका आंसर लगाएंगे। यानी कि ओलंपिक जो अपना ओलंपिक ध्वज होता है उसमें केवल 5 रंग होते हैं। कौन से 5 प्रकार के छल्ले होते हैं, और नीला, पीला, काला, हरा, लाल। तो इस तरीके से राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है। तो एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, तो जीतने वाले खिलाड़ी हैं माइकल फेल्प्स। जो माइकल फेल्प्स है ना, ये सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। ठीक है, एक ओलंपिक के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ पे होंगे। तो देखिए अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि 2020 में ओलंपिक कहाँ पे होंगे। तो 2020 में ओलंपिक होंगे टोक्यो, जापान में हो चुके हैं। अब ये जापान वाले ओलंपिक थे, इनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में या फिर नहीं पूछा जा रहा है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। बस आप लोग इनको एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। ठीक है, ओलंपिक का क्वेश्चन आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सन 2012 था, उसके ओलंपिक में खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है। तो देखिए 2012 में साइना नेहवाल ने कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक जीता था। कब जीता था, 2012 में कांस्य पदक जीता साइना नेहवाल ने। अब साइना नेहवाल का संबंध पूछा गया है कि किस खेल से है। तो क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है, बैडमिंटन से है। ठीक है, साइना नेहवाल। ठीक है, साइना नेहवाल। ठीक है, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है, तो साइना नेहवाल का संबंध है बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे एग्जामिनर पूछ देता है कि भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया था। तो सन 1900 में भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सन 1900। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। तो देखिए जो ओलंपिक खेल थे उसमें पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है ना, वो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। अब आप लोगों का ये एक काम है कि कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है, और इन्होंने 2012 में मतलब किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध बताना है आपको, और कब जीता था इन्होंने ये बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बैक टू वेदास यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो बैक टू वेदास यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ये थे, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा यह नारा दिया गया था। तो बैक टू वेदास स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे आप लोग आंसर इसका देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसके द्वारा की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्याम लाल गुप्ता पार्षद, इसके द्वारा की गई है। प्रसिद्ध झंडा गीत जो अपना झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी स्थापना, इसकी मतलब रचना की गई है। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है। तो पशुओं में एक बीमारी होती है मिल्क फीवर बीमारी। ये आपका साइंस की दृष्टि से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें स्टार लगा सकते हैं आप लोग। मिल्क फीवर बीमारी जो होती है पशुओं में, वो किसकी कमी के कारण होती है। तो वो होती है कैल्शियम की कमी के कारण। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कैल्शियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। यानी कि मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जहां पर यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। तो वो है गुर्दा। गुर्दे में किया जाता है यूरिया को रक्त से फिल्टर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, गुर्दा इसका एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ऐसे कौन से एकमात्र भारतीय हैं। तो जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन थे, इन्हें मिला था, एकमात्र भारतीय हैं, इन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। ठीक है, तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अब आप लोग नोबेल पुरस्कार यहाँ पे आया है, तो नोबेल पुरस्कार की बात करी जाए तो नोबेल की शुरुआत कब हुई थी। तो 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये पहले कितने क्षेत्रों में दिया जाता था, तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। अब 1968 में 1968 में एक क्षेत्र और जोड़ दिया गया जो कि था अर्थशास्त्र का क्षेत्र, और अर्थशास्त्र का क्षेत्र जोड़ करके ये 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। ठीक है, अभी वर्तमान में
जो 2022 के ओलंपिक थे, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन कौन को प्राप्त हुए हैं। 2022 के जो अपने नोबेल पुरस्कार हैं वो किस किस को प्राप्त हुए हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं, मतलब इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है। जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, आपसे एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि इसका संबंध किस वाद्य यंत्र से है, इस व्यक्ति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इनका संबंध किससे है, तो ये एक शहनाई वादक थे, ठीक है। राइट आंसर इसका शहनाई हो जाएगा, शहनाई वादक थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, शहनाई वादक, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, इनका नाम क्या था, सी राजगोपालाचारी, जो कि अपने भारतीय थे। सी राजगोपालाचारी को ही भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कहा जाता है। अभी इनके नाम पे एक नेशनल पार्क भी बना है, राष्ट्रीय उद्यान भी बना है, उसका नाम क्या है, राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे बना हुआ है, तो उत्तराखंड में बना हुआ है राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है। इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजाजी नेशनल पार्क किसके नाम पर बना है, तो सी राजगोपालाचारी जी के नाम पर बना हुआ है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था। जो भिलाई इस्पात संयंत्र है, इसका निर्माण किस देश के सहयोग से शुरू किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा रूस के सहयोग से शुरू किया गया था। आप लोग इसको कैसे याद कर सकते हो, तो देखिए भिलाई का आप लोग भा ले लेंगे और रूस का रा ले लेंगे, तो भीरू आप लोग याद कर सकते हैं। भीरू यानी कि भिलाई के सहयोग से जो अपना भिलाई इस्पात संयंत्र है वो किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से किया गया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। तो उत्तरी जो ध्रुव है उसमें भारत का एक अनुसंधान केंद्र है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है हिमाद्री। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हिमाद्री, ठीक है। अभी देखिए एक अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, वहां पर भी क्या है, वहां पर भी एक अनुसंधान केंद्र है। वहां पर जो अपना अनुसंधान केंद्र है उसका नाम क्या है, वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो जो इनका नाम क्या है, इनका नाम हो जाएगा जापान की जुनको ताबेई। जुनको ताबेई हैं, जापान की रहने वाली थी। इन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था, ये पहली महिला थी, ठीक है। विश्व में पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जुनको ताबेई, जो कहाँ की हैं, जापान की, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पीलिया किस अंग का रोग है। तो देखिए जो पीलिया होता है वो किस अंग का रोग होता है, लीवर या फिर यकृत, आप लोग इसका लगा सकते हैं। साइंस की दृष्टि से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पीलिया किसका मतलब किस अंग का रोग है, तो यकृत या फिर लीवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है। तो यह कथन किस नियम से संबंधित है, जो द्रव होता है वो सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है। तो पास्कल का जो नियम था उससे संबंधित है यह कथन, ठीक है। पास्कल के नियम से संबंधित है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पास्कल का नियम, ठीक है। अब दाब का मात्रक आपसे पूछा जा सकता है। दाब का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, दाब का मात्रक होता है पास्कल। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे साइंस की दृष्टि से पूछा जा सकता है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है। तो मैग्नीशियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम इसका एकदम ठीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एलपीजी गैस में क्या होता है। तो जो एलपीजी गैस होती है उसके अंतर्गत क्या होता है, तो एलपीजी गैस में क्या होता है, उसमें होता है ब्यूटेन। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ब्यूटेन इसका एकदम ठीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं कि किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। तो किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा गया। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। तो इसका आप लोग लगा लीजिए स्टार, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे हिस्ट्री के दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। ऐसा कौन सा बौद्ध भिक्षु था जिसके प्रभाव से अशोक जो राजा थे उनने धर्म जो अपना बौद्ध धर्म है उसको ग्रहण कर लिया। तो एक उपगुप्त नाम था उसका,
मतलब उपगुप्त एक बौद्ध भिक्षु था, उसके प्रभाव में आकर के अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अकबर एक ऐसा मुगल बादशाह था जो कि अशिक्षित था, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। अब अकबर से संबंधित आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध, जो कि अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। तो पानीपत का दूसरा युद्ध आपसे पूछा जा सकता है, कब लड़ा गया था? 1556 में लड़ा गया था और अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अमृतसर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए अमृतसर जो शहर है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गुरु रामदास जी के द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना की गई थी। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अमृतसर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गुरु रामदास जी के द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो देखिए जो गदर पार्टी थी इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? लाला हरदयाल इसका एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो देखिए जो अपने सिख थे उनमें लंगर प्रथा थी, वो लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो लंगर प्रथा जो शुरू करने वाले अपने गुरु थे गुरु अंगद देव। तो गुरु अंगद देव ने लंगर प्रथा शुरू की थी। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? सिखों के पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु थे। ठीक है, और सिखों के अगर 10वें गुरु पूछे जाते हैं आपसे तो गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। और सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऋग्वेद यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया था? यानी कि ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली से कहां पे कर दिया? तो दौलताबाद कर दिया। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मोहम्मद बिन जो तुगलक थे, उनके द्वारा अपनी राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित करके कहां पे कर दिया था? दौलताबाद कर दिया था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक इसका एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो जो पहली पंचवर्षीय योजना है उसको शुरू किया गया था 1951 में। ठीक है, जो 1951 में इसको शुरू किया गया था। अब पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेरल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था? यानी कि जो एक चीनी यात्री था वेनसांग, इसने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? तो किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नालंदा एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, नालंदा क्या था? एक भारत का सबसे पहला यूनिवर्सिटी कौन सी थी? नालंदा यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? यानी कि सभी को देने वाला। जैसे आप यहाँ पे बैठे हैं तो आपके दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, आपके पास अगर ओ जो आपका रक्त समूह है ओ, अगर आपका रक्त समूह है क्या? ओ, तो आप इन सभी को दे सकते हैं। ठीक है, आप इन सभी को दे सकते हैं, तो आप क्या हो जाएंगे? एक सर्वदाता रक्त समूह वाले व्यक्ति हो जाएंगे। यानी कि ऐसा रक्त समूह जो सभी को दे सकता है, सबको अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ओ वाला हो जाएगा। यानी कि ऐसा रक्त समूह आपके पास अगर ओ पॉजिटिव मतलब ओ रक्त समूह है तो आप सभी व्यक्तियों को मतलब सभी रक्त समूह वाले व्यक्तियों को दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, अब आप लोग ये बताइए कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? सबसे बड़ी हड्डी और एक होती है सबसे छोटी हड्डी। तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो देखिए जो सबसे बड़ी हड्डी होती है उसको कहते हैं फीमर, जो कि आपकी जांग की हड्डी होती है उसको क्या कहा जाता है? फीमर कहा जाता है, और जांग में स्थित होती है। ठीक है, अगर आपसे सबसे छोटी की पूछी जाए सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो सबसे छोटी हड्डी आपकी कान में होती है जिसका नाम है स्टेपीज। स्टेपीज नामक एक हड्डी होती है जो कि आपके कान में स्थित होती है और जो अपने शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है,
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो आपसे कई बार एग्जामिनर पूछ देता है। तो विटामिन ए की बात की जाए, बी की बात की जाए, सी की बात की जाए और डी की बात की जाए, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, रेटिनॉल, ठीक है। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन, ठीक है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है। तो मलेरिया इसका आंसर हो जाएगा, एकदम ठीक आंसर हो जाएगा मलेरिया। मलेरिया एक ऐसा रोग है जो कि आपको मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है उसके काटने से होता है, यानी कि फीमेल एक मच्छर होता है उसके द्वारा काटने से आपको मलेरिया होता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मलेरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो अपना टीवी है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं और तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ठीक है, ये क्वेश्चन थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।